प्रगतिशील लेखक संघ जबलपुर घोषणा पत्र। लेखक कुमार अंबुज और वीरेंद्र यादव। लीजिए सुनिए 20, 21 और 22 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के 18वें राष्ट्रीय सम्मेलन में जारी घोषणा पत्र। आज से 43 वर्ष पूर्व 1980 में इसी जबलपुर में प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हम समस्त भारतीय भाषाओं के लेखकों ने प्रगतिशील लेखन आंदोलन की गौरवशाली परंपरा और विरासत के प्रहरी के रूप में स्वाधीन भारत में जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी आदर्शों की रक्षा के लिए स्वयं को संकल्पित किया था। आज जब हम फिर प्रगतिशील लेखक संघ के इस 18वें राष्ट्रीय सम्मेलन में एक साथ हैं, तब स्वाधीनता आंदोलन द्वारा संजोए गए संविधान संरक्षित समता और धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के मूल्यों को बचाने की नई चुनौती दरपेश है। भारतीय जनतंत्र आज अस्तित्व के जिस संकट से रूबरू है, ऐसा पहले कभी नहीं था। हम देख सकते हैं कि इस सदी में खासकर पिछले एक दशक से तर्कशीलता, बहुलतावाद, वैज्ञानिक सोच और प्रगतिशील जीवन दृष्टि को नष्ट करते हुए अतीतोन्मुखी, प्रतिगामी, बहुसंख्यकवादी, अंधविश्वासी और पुनरुत्थानवादी विचारों को सांस्थानिक रूप से स्थापित और महिमा मंडित किया जा रहा है। धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र को बहुसंख्यकवादी धर्मतंत्र में बदलने के संकेत स्पष्ट हैं। स्वायत्त संवैधानिक संस्थाओं को विरूपित और नष्ट किया जा रहा है। सामाजिकी शोध संस्थाओं, उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों आदि में ज्ञानार्जन व स्वतंत्र बौद्धिक संवाद का वातावरण प्रदूषित कर उन्हें संकीर्ण एकल प्रभुत्ववादी सोच में ढाला जा रहा है। भारतीय समाज की बहुभाषी, बहुलतावादी व समावेशी सांस्कृतिक संपदा की अनदेखी कर उसे एकांगी बनाया जा रहा है। बुद्ध, बासवन्ना और कबीर की परंपरा को मिटाया जा रहा है। गांधी, नेहरू व आम्बेडकर सरीखे राष्ट्र नायकों की छवि को संदर्भच्युत कर धूमिल किया जा रहा है। गंभीर चिंता का विषय यह भी है कि हिंदुत्ववादी राजनीति का पूंजीवादी, सांस्थानिक और निगमीय शक्तियों से सीधा गठबंधन स्पष्ट है। इस क्रूनी पूंजीवाद से उस नए सर्वसत्तावाद का अवतरण हो गया है जो फांसीवाद का देशज रूप है, लेकिन इसका मूल उत्स और विभाजनकारी कार्यप्रणाली हिटलरकालीन नाजीवाद से प्रेरित है। लोकतांत्रिक संरचनाओं पर सीधा संकट पैदा हो चुका है। अभिव्यक्ति और प्रतिरोध की आजादी अवरुद्ध करने के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। इस दौर में कई बुद्धिजीवी, लेखक, मानवाधिकार कार्यकर्ता और संस्कृति कर्मी बंदी बनाए गए हैं। नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, MM कलबुर्गी और गौरी लंकेश को तो शहादत ही देनी पड़ी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल व अन्य मानवाधिकारवादी संस्थाओं पर जांच के नाम पर आक्रमण किए गए हैं और उन्हें विवश किया गया है कि वे अपना सामाजिक कार्य बंद ही कर दें। 90 के दशक में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विक पूंजीवाद द्वारा संचालित आर्थिक नीतियों ने विषमता और विपन्नता की जो राह बनाई थी, वह आज निर्मम परिणति प्राप्त कर चुकी है। रोजगार व जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में देश की 80 करोड़ से अधिक जनता न्यूनतम जीवन यापन सुविधाओं के लिए संघर्षरत है। शिक्षा एवं चिकित्सा संबंधी दायित्वों से राज्य ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। मध्य वर्ग पर भी अनावश्यक और अत्यधिक करारोपण व पेंशन सुविधाओं से वंचित वर्ग परेशान हाल है। बेरोजगारी अपने चरम पर है। आर्थिक असमानता की खाई और गहरी हुई है। वर्तमान पीढ़ी का भविष्य भी संकट में है। संविधान द्वारा संकल्पित कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का परित्याग कर समूचे देश को एक व्यावसायिक परियोजना में तब्दील किया जा रहा है।
न्यायिक व चुनाव आयोग सरीखी अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाने पर लेकर उन्हें कमजोर किया जा रहा है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े हिस्से को निष्प्रभावी और पालतू बनाया जा चुका है। सोशल मीडिया भी अब कड़े नियंत्रण में है। बिग ब्रदर की निगहबानी अब तेज है। साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्था का अनुगमन कर वैकल्पिक तथा स्वतंत्र नीतियों वाले राज्य की भूमिका का परित्याग कर दिया गया है। इन सब मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए गोरक्षा, लव जिहाद, हिजाब, गंगा, गीता सरीखे भावनात्मक मुद्दों को उछाला जा रहा है। समाज को धर्म, जाति या निजी विश्वासों के आधार पर विभक्त करने के सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जिस पर सत्ता की तरफ से कोई अंकुश तो दूर, प्रत्यक्ष परोक्ष समर्थन ही नजर आता है। असहमति और प्रतिरोध की आवाज़ों को अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसी गैंग सरीखे नकारात्मक पदों से लांछित करते हुए उनके बारे में तमाम झूठ फैलाए जा रहे हैं। स्वीकार करना होगा कि अब हिंदू पुनरुत्थानवाद एक कार्यसूची या एजेंडा की तरह सत्ता पोषित केंद्रीय विचारधारा के रूप में सर्वोपरि है। संसद में पुरोहितों द्वारा धार्मिक प्रतीक सिंगोल की स्थापना, फिर अयोध्या में मंदिर के शिलान्यास में देश की कार्यपालिका के मुखिया की कर्मकांडी भागीदारी इसकी मुखर घोषणा है। देश विभाजन की त्रासदी को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में उत्सवीकृत कर देश के जनमानस को विभाजन हेतु स्थायी मनोदशा में ढाला जा रहा है। चमत्कारी बाबाओं द्वारा जनमानस को प्रदूषित कर उन्मादी बनाया जा रहा है और शासन प्रशासन का उन्हें समर्थन प्राप्त है। मणिपुर, मेवात से लेकर उत्तराखंड व देश के दूसरे हिस्सों तक में विभाजन व अलगाव की नई इबारत लिखी जा रही है। शहरों के नाम बदलकर मिलीजुली पहचान मिटाई जा रही है। अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों को लव जिहाद, गोहत्या व जबरन धर्म परिवर्तन का दोषी करार देकर उनकी शत्रु छवि गढ़ी जा रही है। उन्मादी भीड़ द्वारा हत्या, लिंचिंग एवं बुलडोजर से न्याय, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न व दमन के सत्ता संरक्षित नए हथियार हैं। महिलाओं, दलितों या किसानों पर अत्याचार के विरुद्ध अथवा उनके अधिकारों के पक्ष में उठाई जा रही आवाज़ों की अनदेखी की जाती है और उन्हें कुचला जाता है। राजनीति में बाहुबलियों को संरक्षण है। जो भी समाज के ध्रुवीकरण या समाज को बांटने वाले बयान देते हैं, उनके ऊपर न्यायालयों के निर्देशों के बावजूद समुचित कार्रवाई न करके उन्हें बचाया जा रहा है। बहुसंख्यकवाद की गर्वीली श्रेष्ठता की मनवादी वैचारिकी के अनुरूप स्त्रियों, आदिवासियों व दलितों पर अत्याचार और भेदभाव का बढ़ना इसकी स्वाभाविक परिणति है। ऊना, हाथरस से लेकर भीमा कोरेगांव तक यह इबारत पढ़ी जा सकती है। आदिवासियों को उनकी मूल सांस्कृतिक चेतना से उन्मूलित कर जन जंगल जमीन की आबाद लूट जारी है, जिसके लाभार्थी अंततः कारपोरेट पूंजीपति हो रहे हैं, जिनका दक्षिणपंथी राजनीति से गहरा गठजोड़ है। वैचारिक असहमति को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया गया है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती व संथाली अंग्रेजी भाषा के पेरुमल मुरुगन, कांचा इलैया, के.एस. भगवान, एस. हरीश, पारुल खक्कर व हंसदा सोवेंद्र शेखर जैसे रचनाकारों की कृतियों पर बंदिश लगाने के लिए सड़कों पर प्रदर्शनों से लेकर अदालतों तक का सहारा इस दौर में लिया गया है। ये सारी स्थितियां हम लेखकों को आक्रोशित और विचलित करने वाली हैं। इतिहास और पाठ्यक्रम के पुनर्लेखन व पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया जारी है। अकबर व टीपू सुल्तान सरीखे इतिहास नायकों को बहिष्कृत कर हिंदुत्ववादी नायकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। इसकी अनिवार्य परिणति के फलस्वरूप भारतीय सामाजिक संरचना की विविधता, बुनावट की समझ नष्ट होगी और नई पीढ़ी समावेशी और बहुलतावादी इतिहास की सच्ची जानकारी से वंचित होकर एकांगी, अधूरी और गलत दिशा में जाने के लिए अभिशप्त होगी।
एनसीईआरटी की पुस्तकों में आमूल चूल परिवर्तन इसका प्रमाण है। नई शिक्षा नीति इन परिवर्तनों की दिशा सूचक है। हम समझते हैं कि ये सारी स्थितियां किसी भी आधुनिक देश समाज के विकास हेतु सबसे बड़ा अवरोध और खतरा हैं। विगत लगभग एक दशक में उपरोक्त परिदृश्य के हम अपनी प्रतिरोधी चेतना के साथ साक्षी रहे हैं। समय समय पर हमने लेखक संगठनों के साझा मंचों से भी अपने प्रतिरोध को दर्ज किया है। किसान आंदोलन, नागरिकता रजिस्टर संबंधी विधिक प्रस्तावों के विरोध, महिला पहलवानों की मुहिम व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, प्रखर पत्रकारिता और बुद्धिजीवियों की आवाज़ों के पक्ष में हमारी भूमिका समर्थन तथा एकजुटता की रही है। वर्तमान चुनौतियों के संदर्भ में व्यापक जनसंघर्षों के साथ अधिक प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए संवैधानिक जनतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा आज हमारा पहला दायित्व है। इसके लिए लेखक संगठनों का संयुक्त मोर्चा बनाने की जरूरत भी हमारे समक्ष है। इस संदर्भ में हमें यहाँ प्रेमचंद याद आते हैं, जिन्होंने 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ स्थापना सम्मेलन के अध्यक्ष पद से आह्वान किया था, साहित्य वही है जिसमें जीवन की सच्चाइयाँ और अनुभूतियाँ व्यक्त की गई हों, जिसमें जीवन की आलोचना हो। दलित, पीड़ित, वंचित, चाहे वह व्यक्ति हो या समूह, उसकी हिमायत और वकालत करना साहित्य का कर्तव्य है। कला को भी उपयोगिता की तुला पर तौला जाना चाहिए। हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी। सौंदर्य की व्यापक परिधि में सारी सृष्टि हो, जो सुरुचि, आत्मसम्मान और मनुष्यता के विरोधी न हो। समाज के साथ ही साहित्यकार का अस्तित्व है। समाज से अलग होकर उसका मूल्य शून्य हो जाता है। हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। प्रेमचंद के ये उद्गार आज भी प्रासंगिक व दिशा सूचक हैं और चुनौतीपूर्ण समय में प्रेरणास्पद हैं। हम इस गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के दावेदार के रूप में सामूहिक रूप से संकल्पबद्ध हैं।